हमारा सब्जेक्ट है वह है पेडागोजी ऑफ जर्नल साइंस। पेडागोजी ऑफ जर्नल साइंस में हमारा चल रहा था कि अधिगम संसाधन जो है हमारा टॉपिक, इसके अंतर्गत अभी चल रहा है, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था हमारा अधिगम संसाधन का अर्थ। उसके बाद हमने पढ़ा कि अधिगम संसाधन के उद्देश्य क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम संसाधन जो होते हैं वह क्या कार्य करते हैं, अर्थात यदि हम शिक्षण के अंतर्गत अधिगम संसाधनों का या फिर सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका क्या कार्य है, किस कारण से हम उनका जो है उपयोग कर रहे हैं जिससे कि वह हमारे शिक्षण को जो है सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए, अधिगम संसाधन जो होते हैं वह हमारे शिक्षण कार्य को जो है बहुत ही ज्यादा रुचिकर बनाते हैं। उससे क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वह पूर्ण रूप से शिक्षण को ग्रहण करते हैं तथा उसमें अपनी रुचि प्रदर्शित करते हैं, और साथ में कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की योग्यताओं के अनुरूप जो है हम इन शिक्षण साधनों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को जो है शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो यह था हमारा अधिगम संसाधन जो होते हैं उनके कुछ कार्य। अब देखिए, बात करते हैं हम अधिगम संसाधनों के कार्यों की, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो अधिगम संसाधन होते हैं या फिर जो शिक्षक सहायक सामग्रियां होती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं तथा किन कार्यों की वजह से जो है शिक्षक उन्हें अपनी पाठ्य सामग्री के अंतर्गत जो है सम्मिलित करते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है प्रेरणा सहायक सामग्री। अब देखिए, सहायक सामग्री जो होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह बालकों में जो है सीखने के लिए या फिर जो उन्होंने जो उनका सीखा हुआ ज्ञान है उसमें छात्रों की उत्सुकता को बनाए, अर्थात उन्हें किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए जो है उनमें प्रेरणा या उन्हें प्रेरित करे। अगर कोई भी सामग्री जो हम शिक्षण के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है तो वह विषय वस्तु या फिर वह सहायक सामग्री उस शिक्षण कार्य के लिए पूर्ण रूप से उचित नहीं है। इसीलिए शिक्षक द्वारा जो भी सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाए वह उसके लिए आवश्यक है कि वह सहायक सामग्री जो है पूर्ण रूप से जो है विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाली या फिर प्रेरित करने वाली होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है उस विषय को पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से प्रेरित हो। जैसे उदाहरण के लिए आप कक्षा में जो है किसी मॉडल को जो है प्रायोगिक तौर पे समझाते हैं। अब अगर उस प्रायोगिक तौर पे समझाया गया जो आपने जो भी शिक्षण करवाया है वह विद्यार्थियों को प्रेरित नहीं करता है तो वह सहायक सामग्री आपके लिए उचित नहीं है। किंतु उस सहायक सामग्री से विद्यार्थी जो है प्रेरित होते हैं और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरणा लेते हैं तो वह सहायक सामग्री आपके लिए उचित कारगर सिद्ध होती है। अतः हमारा पहला कार्य यही है कि जो भी सहायक सामग्री हम लेते हैं वह प्रेरणादायक होनी आवश्यक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, जो हम अधिगम संसाधन जो हम लेते हैं वह क्रिया के सिद्धांत पर बल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह करके सीखने तथा स्व अनुभव पर आधारित है। जब विद्यार्थियों को हम इन शिक्षण साधनों से जो है शिक्षण प्रदान करते हैं तो उनमें स्वतः क्रिया का सिद्धांत जो होता है वह विकसित किया जा सकता है, अर्थात करके सीखने का जो है गुण उनमें विकसित किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे जर्नल साइंस की, तो जैसे मैं विद्यार्थियों को पदार्थ की अवस्था समझाना चाहती हूँ। अब मैंने कुछ सहायक सामग्रियों, जैसे कि मैं विद्यार्थी को पदार्थ की अवस्था बता रही हूँ तो उसमें मैंने विद्यार्थी को बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब मैंने ठोस के और द्रव अवस्था के जो कुछ उदाहरण हैं वह विद्यार्थियों के समक्ष जो है सहायक सामग्री के तौर पे प्रयुक्त किए। जैसे कि मैंने कुछ पत्थर दिखा करके उन्हें बताया कि ठोस होती है, जल दिखा करके बताया कि यह द्रव होती है। फिर उसके पश्चात मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों को जो है हमारे आसपास जो भी ठोस पदार्थ तथा द्रव पदार्थ होते हैं उनके बारे में जो है पूर्ण जानकारी लेकर के आनी है। तो यह उनकी क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वह स्वयं इस क्रिया को करेंगे तथा अपने आसपास जो भी ठोस और द्रव वस्तु है
या संगठन करके जो है शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अधिगम संसाधन जो होते हैं या सहायक सामग्री का कार्य होता है विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देना। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है वह है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, अब देखिए जो सहायक सामग्री होती है वह पूर्ण रूप से स्पष्टीकृत होती है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रकरण को या किसी भी विषय वस्तु को सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ाते हैं तो उसे पूर्ण रूप से स्पष्टीकृत करके जो है विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ताकि विद्यार्थी जो है उस प्रकरण से संबंधित किसी भी बात को लेकर के जो है कंफ्यूज ना हो। तो जो भी शिक्षण सामग्री हम ले रहे हैं, जैसे चार्ट ले रहे हैं या मॉडल ले रहे हैं या कोई भी चित्र ले रहे हैं जिसकी सहायता से हम विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, वह पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को वह आसानी से व सरल रूप से जो है समझ में आ सके तथा विद्यार्थी उसे पूर्ण रूप से जो है समझ सके। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट इसी में आता है वह है अनुभव युक्त शिक्षा। अनुभव युक्त शिक्षा, अनुभव युक्त शिक्षा से हमारे यहाँ तात्पर्य है कि जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया का सिद्धांत अपनाते हैं। जब विद्यार्थी कोई भी कार्य स्वयं करता है तो वह उससे जो है उसके लिए वह जो ज्ञान होता है वह दीर्घ समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए उसके पास स्थायी रूप में संरक्षित हो जाता है। लेकिन जब विद्यार्थी किसी भी कार्य को करके स्वयं सीख रहा है तो वहां पर उसे अनुभव युक्त शिक्षा भी जो है प्राप्त होती है, क्योंकि जब विद्यार्थी किसी भी कार्य को करेगा तो उसे उस चीज का क्या होगा, अनुभव होगा। अर्थात जब हम इंद्रियों द्वारा किसी भी कार्य को अनुभव करते हैं तो उससे उन्हें अनुभव युक्त शिक्षा का जो है एहसास होगा। देखिए जब विद्यार्थी यहाँ पर किसी भी कार्य को या किसी प्रकरण को प्रायोगिक तौर पे स्वयं करके सीखते हैं तो उस प्रायोगिक कार्य को जब वे स्वयं करेंगे तो उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त होंगे। अब जब उन्हें जो वह अनुभव प्राप्त होंगे तो वह उन अनुभवों को जो है दैनिक जीवन में या अपने व्यवहारिक जीवन में भी जो है कार्यरत करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रिया का सिद्धांत जो होता है उसके द्वारा जो है विद्यार्थियों में अनुभव युक्त शिक्षा भी जो है उन्हें मिलती है। अर्थात जो सहायक सामग्री होती है उसका प्रमुख कार्य यह होता है कि वह विद्यार्थियों को अनुभव युक्त शिक्षा प्रदान कर सके। और फिर हमारा लास्ट में पांचवा पॉइंट आता है वह आता है शिक्षण में कुशलता। शिक्षण में कुशलता, अब देखिए शिक्षण में कुशलता से क्या तात्पर्य है। शिक्षण में कुशलता से तात्पर्य यह है कि शिक्षक जो होता है अपने विषय को बेहतर ढंग से तथा कुशल तरीके से जो है विद्यार्थियों के समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी विषय में हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो एक शिक्षक को उस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस तरीके से करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है तथा किस प्रकार से प्रभावशील तरीके से करना है, इन सब का जो है उसे ज्ञान रखना पड़ता है, जिससे कि वह अपने विषय को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत जो है छात्रों के समक्ष कर पाते हैं। तो यह हमने पढ़े कि अधिगम साधन के जो प्रमुख कार्य हैं वह प्रेरणा सहायक सामग्री होनी चाहिए, दूसरा है क्रिया का सिद्धांत होना चाहिए, तीसरा है स्पष्टीकरण होना चाहिए, चौथा अनुभव युक्त शिक्षा होनी चाहिए और पांचवा होता है शिक्षण में कुशलता होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा कि जो सहायक सामग्रियां होती हैं वह एक तरीके से जो है विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक हो चाहे छात्र हो उन दोनों के लिए जो है बहुत ही बेहतर और मार्गदर्शक का कार्य करती है। तो आपका आज का गृह कार्य है सामान्य विज्ञान शिक्षण में अधिगम संसाधन के कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं
समझाइए। तो यह है आपका टॉपिक कि सामान्य विज्ञान शिक्षण में अधिगम संसाधनों के कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।